इतिहास का एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच है। जब भी कोई शक्तिशाली साम्राज्य किसी प्राचीन सभ्यता पर हमला करता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ राजाओं या सेना को हराना नहीं होता। उनका सबसे बड़ा मिशन होता है उस सभ्यता की आत्मा के रक्षकों को मिटाना। आक्रमणकारी यह बात भली भांति जानते हैं कि सेना को हराकर आप सिर्फ एक युद्ध जीतते हैं, लेकिन जब आप सभ्यता के शिक्षकों और ज्ञान के रक्षकों को नष्ट कर देते हैं तो आप पूरे राष्ट्र की आत्मा को तोड़ देते हैं। प्राचीन यूरोप के सेल्टिक कबीलों के ड्रूइड और भारत के ब्राह्मण इतिहास के इस क्रूर पैटर्न के सबसे बड़े और जीवंत प्रमाण हैं। आयरिश भाषाविद माइल्स डिलन से लेकर प्राचीन यूनानी इतिहासकारों तक सबने ड्रूइड और ब्राह्मणों में अद्भुत समानताएं देखी। ये दोनों ही अपने समाज के ऐसे मार्गदर्शक और सांस्कृतिक स्तंभ थे जिन्होंने अपनी सभ्यता और ज्ञान के संरक्षण को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ये कोई योद्धा नहीं थे, फिर भी समाज को एकजुट रखने में इनकी भूमिका अद्वितीय थी। ये दोनों कर मुक्त थे, युद्ध लड़ने से मुक्त थे, दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और दोनों ही अपनी सभ्यता की स्मृतियों और न्याय व्यवस्था के मुख्य रक्षक थे। डायोडोरस जैसे प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा है कि जब दो सेल्टिक सेनाएं खून की प्यासी होकर आमने सामने खड़ी होती थीं तो एक निहत्था ड्रूइड उनके बीच आकर युद्ध रोक सकता था। ठीक यही सम्मान भारत में ब्राह्मणों का भी था, जिसे मेगास्थनीज से लेकर चीनी यात्री वेनसांग तक हर विदेशी ने दर्ज किया है। इनका प्रभाव हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और सभ्यता को एक सूत्र में बांधने की इनकी क्षमता से आता था। लेकिन इसी सांस्कृतिक शक्ति ने इन दोनों को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों के निशाने पर ला खड़ा किया। रोम के साम्राज्यों ने यह समझ लिया था कि सेल्टिक कबीलों को तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक उन्हें एकजुट करने वाले ड्रूइड्स जीवित हैं। रोमन साम्राज्य ने सबसे पहले उनके धर्म पर प्रतिबंध लगाया और फिर वेल्स के मोना द्वीप पर उनका भीषण कत्लेआम किया। रोमन सेना ने ड्रूइड्स के उन पवित्र जंगलों को जलाकर राख कर दिया जहां वे शिक्षा देते थे। चूँकि ड्रूइड्स ने अपना सारा ज्ञान सिर्फ कंठस्थ रखा था और उसे कभी लिपिबद्ध नहीं किया, इसलिए उनके मारे जाते ही उनका पूरा इतिहास, कानून, खगोल विज्ञान और दर्शन हमेशा के लिए मिट गया। मात्र 2 पीढ़ियों के भीतर एक पूरी की पूरी बौद्धिक संपदा इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गई। भारत में ब्राह्मणों को भी ठीक इसी खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन यह एक झटके में नहीं बल्कि पूरे 1000 साल तक चला। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से लेकर महमूद गजनवी और बख्तियार खिलजी तक विदेशी आक्रांताओं ने सीधे भारत के ज्ञान केंद्रों को निशाना बनाया। महान नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया और वहां के निहत्थे सन्यासियों और विद्वानों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान और हैदर अली के हमलों ने केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों की सदियों पुरानी विद्या परंपरा को तहस नहस कर दिया। औरंगजेब के दौर में भी कश्मीर और उत्तर भारत में यही खूनी खेल खेला गया। इसका उद्देश्य बहुत साफ था, पराजित राजा की सत्ता को खत्म करने के साथ साथ इसके बाद संभावन को तहस कर दिया कि सभ्यता के ज्ञान केंद्रों को जड़ से उखाड़ फेंकना। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने कत्लेआम का सहारा लेने के बजाय एक ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक तरीका अपनाया। थॉमस मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिसने भारत की पारंपरिक विद्या को ही हीन साबित कर दिया। बिना कोई खून बहाए उन्होंने काशी जैसे विद्या केंद्रों के प्रभाव को खत्म करने और भारतीयों की एक ऐसी नई नस्ल तैयार करने की नींव रखी जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज। यह सिलसिला आज़ादी के बाद भी नहीं थमा। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन ने ब्राह्मणों को विदेशी आर्य बताकर उनके खिलाफ ऐसा राजनीतिक माहौल खड़ा किया जिसके कारण उन्हें बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा। और 1990 का दशक तो और भी खौफनाक था, जब कश्मीर की सभ्यता को सदियों से संजोकर रखने वाले कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो कश्मीर की संस्कृति की रक्षक थी, उसे अपनी ही मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ड्रूइड खत्म हो गए तो इतने हमलों के बाद भी ब्राह्मण कैसे बच गए? इसका जवाब है भारत का विशाल भूगोल, ज्ञान को याद रखने के साथ साथ उसे लिपिबद्ध करने की परंपरा और सबसे बढ़कर महाराणा प्रताप, मराठा, सिख और अहोम जैसे धर्म रक्षक राजाओं का महासंघर्ष। इन राजाओं ने अपनी तलवारों से न केवल भूमि की बल्कि संस्कृति के इन रक्षकों की भी ढाल बनकर रक्षा की। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी क्रूर साम्राज्य या विचारधारा उसी से डरती है जिसे वह न तो खरीद सकती है और न ही आसानी से तोड़ सकती है। एक सत्ता छीनी जा सकती है, खजाना लूटा जा सकता है, लेकिन जो लोग अपनी सभ्यता की स्मृतियों और मूल्यों को जीवित रखते हैं वही साम्राज्यों के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिरोध होते हैं।
उन पर हुए ये 1000 साल के प्रहार ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि एक राष्ट्र की सांस्कृतिक जड़ों को जीवित रखने में उनका वास्तविक मूल्य क्या था।